अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है वो हम एक नया टॉपिक जो है उसका आगाज़ करेंगे। कल हमने जो है वो वेव फ्रंट्स और हाइजीन्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। और आज जो है हम जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, जिस तरीके से आप जानते ही हैं, आपने पिछले चैप्टर में साउंड और उनकी सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो लाइट होती है वो क्या करती है, लाइट इंटरफेयर करती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वो किस तरीके से होती है? सो लेट से कि आपके पास दो लाइट वेव्स हैं, और एक का जो है वो एक एम्पलीट्यूड लेट से ए है और दूसरे का जो है वो एम्पलीट्यूड बी है। तो जब ये दोनों वेव्स, लेट से वेव वन और वेव टू, जब ये इंटरफेयर करेंगी, तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए प्लस बी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कि क्या क्रस्ट के ऊपर आ रहा है या ट्रफ जो है वो क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के नीचे जो है वो ट्रफ आ रहा है। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो जिस तरीके से इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो है वो वाटर वेव्स में भी होता है, साउंड वेव्स में भी होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स भी जो है वो होता है। और वो किसका मैनिफेस्टेशन है, वो किसका मजहर है? वो मजहर है असल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। सो द नेट वेव एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू और मोर वेव्स इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव। लेट्स से कि हमारे पास दो वेव्स हैं। लेट्स से कि एक ये वेव है, दूसरी जो है वो ये वेव है। लेट्स से ये, इसको आप वन कह दें, इसको आप टू कह दें। तो जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, ट्रफ के नीचे ट्रफ है। तो इस वजह से जो है क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये है, इसमें ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि क्या कह रहे हैं, द नेट वेव एम्पलीट्यूड। तो नेट एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट ऑफ द वेव, वेव के किसी भी पॉइंट पे जो नेट वेव एम्पलीट्यूड होगा दो या उससे ज्यादा वेव्स में, वो क्या होगा, वो असल में सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव। इस वेव का एम्पलीट्यूड प्लस इस वेव का एम्पलीट्यूड, और इसी तरीके से अगर कोई तीसरी वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड, कोई चौथी वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड, आप इनके एम्पलीट्यूड्स को सम करते रहेंगे इंडिविजुअल वेव्स के। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब कंडीशंस क्या हो सकती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए? कुछ कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशंस क्या होंगी? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए जो है वो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? देखें, अगर लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी जो कंडीशन है वो क्या होती है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो दो लाइट वेव्स होंगी वो दोनों कोहेरेंट होनी चाहिए, मतलब वो सिंगल सेम फ्रीक्वेंसी की जो है वो वेव्स होनी चाहिए, लाइट वेव्स। और उनका जो फेज हो, जो फेज डिफरेंस हो, वो भी क्या है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। फेज डिफरेंस, हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और तीसरी चीज क्या है उसमें, कि वो मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। लेट से अगर कि एक एक वेव जो है, जो एक लाइट वेव है वो लेट से ब्लू कलर की है, और दूसरी लाइट वेव जो है वो आप रेड कलर की ले रहे हैं, तो उसमें जो है फिर इंटरफेरेंस जो है वो मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है, ब्लू कलर की लाइट है, उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, और जो रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। लेट से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि एक वेवलेंथ जो है वो इतनी है, और दूसरी जो है वो वेवलेंथ जो है वो ऐसी है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ बड़ी है और ये वेवलेंथ क्या है, छोटी है। तो फिर इसमें जो है ना इंटरफेरेंस उस तरीके कम से है नहीं हो पाता। क्योंकि क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो क्रस्ट है वो इसकी क्रस्ट की निस्बत छोटा है, इसका जो ट्रफ है वो इसकी ट्रफ की निस्बत जो है वो छोटा है। तो इंटरफेरेंस के लिए जो है वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। अगर एक वेवलेंथ रेड, एक रेड लाइट है, तो दूसरी भी जो है वो रेड लाइट होगी। अब जब दोनों रेड लाइट होंगी तो आप देखेंगे कि उन दोनों की रेड जो लाइट होने वेवलेंथ की होगी वो सेम होगी। तो क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के बराबर होगा, ट्रफ जो है वो ट्रफ के बराबर होगा। फिर ये हो सकता है
कि ये दोनों जो हैं वो सेम फेज में दोनों। नहीं हो। इसका मतलब ये होगा कि दोनों हैं तो उनकी वेवलेंथ तो सेम है, लेकिन एक वेव जो है वो लेट से इस पोजीशन पे है और दूसरी वेव जो है वो लेट से इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो अभी भी क्रस्ट के नीचे क्रस्ट नहीं आ रहा है, तो ये इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये क्या है, इतना फेज डिफरेंस है, तकरीबन 100 डिग्री का जो है वो फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस तो हो सकता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, और दूसरी पहली चीज क्या थी, कोहेरेंट सोर्सेज हो। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है कि दो वेवलेंथ ऐसी हो कि जो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो कोहेरेंट सोर्सेज का ये मतलब है। अच्छा, तो ये तीन कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस की, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। पहली चीज क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज हो। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है, दे मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरी कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमैटिक हो। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, दो वेव्स हैं, दोनों सिंगल वेवलेंथ, यानी कि दोनों सेम कलर की वेव्स हों, दोनों सेम कलर की लाइट्स हों। ठीक है, और तीसरा क्या है, बी ऑलवेज इन द फेज विद ईच अगर रेड हो तो रेड क्यों? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जी बेटा। सर अगर रेड की होंगी तो रेड, रेड की जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, अगर ब्लू की होगी तो ब्लू की होनी चाहिए। नहीं, देखें, इंटरफेरेंस जो होगी ना वो दो वेव्स में होती है, सिंगल वेव में तो इंटरफेरेंस नहीं होती। दो वेव्स होती हैं, उनके दरमियान इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, जाहिर है दो बंदे होते हैं तो वो एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते हैं ना, तो इसी तरीके से जो इंटरफेरेंस हो रही है वो दो वेव्स के दरमियान में हो रही दो। है, या दो से ज्यादा वेव्स के दरमियान में हो रही है। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये है कि अगर एक वेव जो है वो रेड रेड लाइट की वेव है, तो दूसरी वेव जो उसके साथ इंटरफेयर करेगी वो भी रेड लाइट वाली ही वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर वो रेड लाइट वाली नहीं होगी तो उसकी वेवलेंथ फिर मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो अगर उसकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमैटिक, द टू वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक होना उनका जरूरी है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब ये कि सेम सेम वेवलेंथ हो। सिंगल वेवलेंथ शायद आप उसको थोड़ा सा गलत वो कर दें, सेम वेवलेंथ हो। दोनों वेव्स जो हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे आ जाएं। इससे आगे क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये देखें, ये आपको दो तीन फिगर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं शोएब। ये देखें, ये एक स्लिट वन है और स्लिट टू है। स्लिट S1 और S2 का मतलब क्या है कि ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं। जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की में छोटा सा सुराख हो जाए तो सुराख को कहते हैं कि वो स्लिट है, कि जहां से लाइट जो है वो गुजर जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कोई बैरियर है और उस बैरियर के अंदर क्या है, दो स्लिट्स हैं। एक को आपने स्लिट वन कह दिया और दूसरे को आपने स्लिट टू कह दिया। और ये स्लिट्स हैं, और ये क्या है, ये एक स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन है, और ये दोनों क्या एक हैं, स्क्रीन है पैरेलल तो हैं। पर्दा। पैरेलल हैं यानी कि इन दोनों के दरमियान यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये सारे फासले क्या हैं, एक जैसे हैं, सेम। ठीक हो गया। अब क्या है कि लेट से कि ये स्क्रीन पे जो है वो एक पैटर्न बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, वो इस पॉइंट पे बनती है। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो आप ये देखेंगे हिट कि को। स्लिट से लेके, ये स्लिट वन जो है, जो ओपनिंग वन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और स्लिट टू से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या एक जितने हैं या एक दूसरे से अनइक्वल हैं, एक दूसरे तो एक क्यों नहीं? इक्वल है। S1 ठीक है, इज। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर लाइट यहाँ से गुजरे और इस पॉइंट पे आए, और लाइट यहाँ से गुजरे और इस पॉइंट पे आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइट ने यहाँ तक पहुंचने में दोनों पाथ में एक जितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो चूंकि जो है ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि अगर इस तरीके से लाइट यहाँ पे आप कोई पैटर्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। यानी यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगी वेव की, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, दूसरा केस आप देखें, दूसरा केस ये है। दूसरा केस ये है कि आप इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो क्या, स्क्रीन के ऊपर क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, क्या है इस पॉइंट पे, ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे
जिसने जो फिजिक्स नहीं भी जानता वो अगर देखे कि S1 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और S2 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं है। क्या ये बराबर है? नो सर, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि L1 जो है वो छोटा है और L2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, L2 क्या है, वो बड़ा है। तो L1 जो है वो छोटा डिस्टेंस है और L2 जो है वो बड़ा डिस्टेंस है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो यहाँ से जो लाइट गुजरी है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है L1 की निस्बत। तो वो हम देखेंगे कि L2 क्या हो जाएगा, जो L2 ये वाली लंबाई है वो क्या हम कर देंगे, L1 प्लस लैम्डा, जो ये डिस्टेंस इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो, तो L1 प्लस लैम्डा, ये इतने इतना इसने डिस्टेंस कवर किया है। अब आप मुझे बताएं कि अगर दो वेव्स हों, ठीक है, दो वेव्स हों, तो उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकती है, कब ऐसा होगा कि दो वेव जो हैं वो इंटरफेयर करें और उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो वो बढ़ जाए। वो किस सूरत में होता है, कब होता है वो? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार फिर। क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि दो वेव्स हैं, एक वेव ये है और एक वेव जो है वो ये है। ये ये कब होता है कि जब ये दोनों इंटरफेयर करें और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाए, ये किस सूरत में होता है, कब होता है ये? यानी कि वेव वन और वेव टू इंटरफेयर करे और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाए, ये कब होता है? जब क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आए तब, या जब ट्रफ के नीचे कास्ट ट्रफ आए उस सूरत में। ठीक है, अगर तो सर क्रस्ट के एम्पलीट्यूड नीचे बढ़ेगा। ट्रफ आ जाएगा तो फिर जो है क्या होगा, फिर जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। फिर ये एम्पलीट्यूड जो है ये डिस्ट्रक्टिव, बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा ये ऐसे। डिक्रीज हो जाएगा। जी। ठीक है, तो अब आप ये देखना चाहते हैं कि इस वाली उसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ये इसने जो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस जो है ये एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार वेवलेंथ, पांच वेवलेंथ, 10 वेवलेंथ, यानी कि एन वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। अगर ये एन वेवलेंथ के बराबर ना हो तो उस सूरत में फिर ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये एम वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, इस वजह से कि अगर लेट से यहां से लेके यहां तक इसने जो है वो लेट से डिस्टेंस कवर किया है ये, यानी कि ये इसने एक वेवलेंथ कवर की है, तो फिर यहां से लेके यहां तक भी कितनी वेवलेंथ होगी, एक वेवलेंथ होगी। ठीक है, और यहां से यहां तक भी जो है वो क्या होनी चाहिए, एक वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर ये एक वेवलेंथ होगी तो उसी सूरत में क्या होगा, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आएगा और ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा। ठीक है, ये एक वेवलेंथ है और ये नीचे कितनी वेवलेंथ है, दो वेवलेंथ है। तो ये उसी सूरत में जो है वो क्रस्ट के नीचे जो है वो ट्रफ आ सकता है। अगर ये एक कंप्लीट वेवलेंथ ना हो, या दो वेवलेंथ ना हो, या तीन ना हो, या एन वेवलेंथ ना हो, और उससे कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। उस सूरत में जो है क्रस्ट के नीचे क्रस्ट नहीं आएगा और ट्रफ के नीचे ट्रफ नहीं आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो लैम्डा है, ये जो ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ये जो एस है, इसको लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लैम्डा एक वेवलेंथ के बराबर, दो के बराबर, तीन, तीन चार पाँच छः, जितनी वेवलेंथ है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये उससे कम है तो फिर जो है इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब दूसरा आप आ जाएं अब यहाँ पे, यहाँ पे क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रही है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि L1 जो है वो छोटा डिस्टेंस है और L2 जो है वो बड़ा डिस्टेंस है। तो डार्क फ्रिंज कब होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब सर होता जब है? क्रस्ट के नीचे से ट्रफ आ जाए। वेरी गुड, जब क्रस्ट के नीचे क्या आ जाए, ट्रफ आ जाए। तो क्रस्ट के नीचे ट्रफ कब आएगा, क्रस्ट के नीचे ट्रफ तब जब आएगा जब ये जो डिस्टेंस है,
ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, इसका मतलब हाफ क्या ऑफ। है कि अगर ये एक कंप्लीट वेवलेंथ है L1, और ये L2 भी जो है वो एक कंप्लीट वेवलेंथ है, और हाफ। एक क्या हो, एक हाफ वेवलेंथ हो, तो उस सूरत में आप क्या देखेंगे, उस सूरत में आप देखेंगे कि फिर क्रस्ट के नीचे क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में, यानी कि हाफ वेवलेंथ। तो एक कंप्लीट वेवलेंथ तो ये है, एक कंप्लीट वेवलेंथ जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी जब अगली वेवलेंथ शुरू होगी, एक एक वेवलेंथ किसने पूरी करी, तो इसकी नीचे कितनी वेवलेंथ होंगी, 1.5 वेवलेंथ होंगी। आप ये देखें, इसने एक कंप्लीट की यहाँ, तो नीचे वाली ने 1.5 कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब ये जब आगे अपनी जाएगी, तो ये आगे अगले उसमें जो है ये मजीद 1.5 जो है वो कंप्लीट कर देगी, तो फिर आप देख लेंगे कि इसके क्रस्ट के नीचे जो है वो फिर क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली लिखना चाहें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको लैम्डा के बराबर होना चाहिए, एम टाइम्स लैम्डा। जबकि एम क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हाफ ऑफ द वेवलेंथ जो है वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए। जो पाथ डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एस, ये क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ द वेवलेंथ जो है उसका फर्क हाफ होना लेमड़ा। चाहिए। हाफ ऑफ द वेवलेंथ का अगर फर्क आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रस्ट और ट्रफ जो है वो मिल जाएंगे। तो जब क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप देखना। ये रहा। अच्छा, थॉमस यंग थे, उन्होंने जो है अपना ये फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। जिसने क्या किया, जिसने ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दी कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर तो है उसका, लेकिन उसके साथ साथ लाइट का जो है वो वेव नेचर भी है। क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस होती है ये वेव्स के दरमियान होती है, ये पार्टिकल्स में नहीं होती है। तो जब ये लाइट है और लाइट ने इंटरफेयर किया और उसकी स्क्रीन पे आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंटली ये साबित हो गई चीज कि लाइट जो है वो उसका वेव नेचर भी है। तो लाइट का जो है वो डुअल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर भी है, वो पार्टिकल के तौर पे भी जो है वो बिहेवियर शो करती है और पोजेस करती है, और वेव के वेव बिहेवियर भी जो है वो लाइट पोजेस करती है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। ये क्या है कि ये वेव फ्रंट्स को डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स, आप वेव फ्रंट्स को जो है वो उसकी डिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उससे आपको जो है वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलेगी। यानी कि उसका फेज डिफरेंस, फेज कोहेरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग लाइट, ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, यंग ने क्या किया, जो ये यंग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक ट्रिक यूज की एंड स्प्लिटेड द वेव फ्रंट्स ऑफ द सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू टू पार्ट्स एंड देन अलाउड टू इंटरफेयर। देखें, अब कोई लाइट, अब हमें इंटरफेरेंस के लिए जो है वो कोहेरेंट सोर्स चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, और फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम दो सोर्सेज इस्तेमाल करें लाइट की, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यंग ने क्या किया, यंग ने ये किया कि उसने एक ही लाइट इस्तेमाल की, और उस एक लाइट को क्या किया, आगे उसको दो स्लिट्स में से गुजारा, पहले एक स्लिट में से गुजारा, फिर दो स्लिट में से गुजारा। तो उसने क्या किया, ये डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स की। जब ये वेव फ्रंट्स की डिवीजन हुई, तो उस सूरत में उसको क्या मिली, उसको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मिल गई। ये अब हम कैसे देखेंगे, कि आप ये देखें एक्सपेरिमेंटल, इसका अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, येलो कलर की लाइट है, और ये एक एक लाइट की सोर्स है। लेट्स से आपके पास कोई टॉर्च है जिसका येलो कलर है। ठीक है,
इस सोर्स में से लाइट जो है उसने बटन ऑन किया तो लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई, ऑन हो गई, लाइट ऑन हो गई। अब ये लाइट की जो वेव्स हैं ये आगे ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है। आगे जो है इसने क्या रखी, इसने एक स्लिट रखी, एक स्लिट। ये एक स्लिट है, ये एक ओपनिंग है। ठीक है, एक ओपनिंग है। सही है। एक ओपनिंग है, इस एक ओपनिंग में से जब लाइट गुजरी तो ये क्या हो गई, ये जो है इसमें से गुजर के जो है, और आप ये देखेंगे कि इसके ये सर्कल्स जो है ये बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके पैरेलल डिस्टेंस पे इससे आगे पैरेलल इसने क्या किया, इसने दो स्लिट्स रिप्लेस की। एक स्लिट ये ए, और दूसरी स्लिट जो है वो कौन सी है, ये बी, बी स्लिट। ठीक है। इस सी स्लिट के पैरेलल डिस्टेंस पे उसने दो स्लिट्स आगे रिप्लेस की। एक ए स्लिट है और दूसरी क्या है, बी स्लिट है। अब आप देखेंगे कि इस एक ही सोर्स थी, उस सोर्स में से लाइट निकली तो वो जाहिर है उसकी वेवलेंथ सेम ही होगी। और वो जो है एक ही सोर्स है, और वो एक ही स्लिट में से अगर गुजरी है तो फिर जो है आप देखेंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ है, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या होगी, वो यहाँ पे भी इस सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी। अच्छा, इसके बाद जब ये लाइट जो है इस ए में से गुजरेगी और इस बी में से गुजरेगी, तो चूंकि लाइट की सोर्स तो एक ही है तो वो मोनोक्रोमेटिक तो है। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो है जब ये इस ए में से गुजरेगी और इस बी में से गुजरेगी तो फिर आपको ये वेव फ्रंट्स ऐसे नजर आएंगे। एक ये बन गया, फिर एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे अच्छा। होगा, इसी तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, एक इस सिंगल सोर्स की वजह से आपको क्या 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 फायदा हुआ, आपको ये फायदा हो गया कि आपको डबल होंगे। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिल गई। अब जो दो वेव्स जो हैं यहाँ से एक 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 वेव फ्रंट जो है वो यहाँ से बनेगा ए स्लिट से, एक वेव फ्रंट जो है वो यहाँ से बनेगा बी स्लिट से। तो आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों वेव फ्रंट्स होंगे, ये दोनों वेव फ्रंट्स क्या होंगे, ये दोनों वेव फ्रंट्स जो हैं वो कोहेरेंट होंगे, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, इस एक वेव फ्रंट को, ये जो सी में से निकल रहा था एक वेव फ्रंट को, इसको इसने दो में डिवाइड कर दिया। अब ये दो दो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, एक यहां से बन रहा है और एक यहां से बन रहा है, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स। ठीक है। ये क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स। तो ये डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स क्यों किया, डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, a coherent source of light to obtain a constant phase difference। उसने ये जो है टेक्निक इस्तेमाल की कि सिंगल सोर्स, पहले एक स्लिट रखी, फिर दो स्लिट्स रखी उसके पैरेलल डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, और उससे उसने क्या किया, डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स हुई, और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो उसको मिल गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब इस ए और बी स्लिट के आगे यहाँ इधर जो है, इधर यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है। ठीक। यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, जो कि ऊपर भी आपको बनती हुई नजर आ रही थी, डार्क फ्रिंज होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी। ठीक है, तो यहाँ ये चीज हुई है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, अब ये वही बात है कि कब होगी। देखें, ये जो बिल्कुल। ओ पॉइंट है यहाँ पे आपके ख्याल में कौन सी इंटरफेरेंस होगी, ये यहाँ वाली आपके ख्याल में कौन सी इंटरफेरेंस होगी, ओरिजिन से जो निकलेगी भाई। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज होगी या डार्क फ्रिंज होगी। तो ब्राइट फ्रेंड। ब्राइट फ्रिंज होगी। क्यों ब्राइट फ्रिंज होगी, क्योंकि ए से ओ तक का डिस्टेंस और बी से ओ तक का डिस्टेंस ये क्या है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल। अगर ये सेम डिस्टेंस है और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है और मोनोक्रोमेटिक लाइट है और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट होगा और ट्रफ के नीचे ट्रफ होगा, और यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। लेकिन हम यहाँ नहीं देखना चाहते, हम पी पॉइंट पे देखना चाहते हैं। अब पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे आप देखेंगे कि ए से पी तक का डिस्टेंस जो है ये 1 है, और बी से पी तक का डिस्टेंस क्या है, ये 2 है। तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, टू बड़ा। 2 बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है 2, इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें इजाफी डिस्टेंस है।
ठीक है, टू इतना बड़ा है वन से। इस डिस्टेंस को, ये जो ज्यादती हुई है डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस को इसने कह दिया है कि ये एस डिस्टेंस है। ठीक है, ये एस है। ठीक है। और इस ए से बी, यहां से लेके ए से बी तक का, यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डी कह रहा है, डी। सही है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है, स्मॉल डी। और इस ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, इस ओ से पी तक का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है। इसको क्या कह रहा है, वाई डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपके पास जो है वो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है पी ई ओ, पी ई और ओ। और एक ट्राइंगल आपके पास बनेगा ए बी और क्यू, ए बी और ये क्यू। दो ट्राइंगल्स अब आपके पास बन रहे हैं। ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो एस डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है। अगर ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होगा, यानी कि एम लैम्डा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ वाला डिस्टेंस हो, यानी कि एम प्लस वन अपॉन टू लैम्डा हो, तो उस सूरत में क्या होगी, उस सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है। उस सूरत में क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये पाथ डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग द पॉइंट ओ फ्रॉम स्लिट्स ए एंड बी इज जीरो। अगर ओ पॉइंट पे आप देखें तो पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो है। पाथ डिफरेंस जीरो क्यों है ओ पॉइंट पे, क्योंकि ए से ओ तक का डिस्टेंस और बी से ओ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इस वजह से दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो है। लेकिन इस पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है। वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम स्लिट बी टू पॉइंट ए से पी तक और बी से पी तक ये जो डिस्टेंस है ये सेम नहीं है, ये मुख्तलिफ डिस्टेंस है। बी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, कवर डिस्टेंस एस फार्दर देन दैट फ्रॉम द स्लिट ए। इसने एस डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर किया है। ठीक है। तो अगर इसने एस डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस लगाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो एस हमारे पास होना चाहिए, जो इजाफी डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, एम लैम्डा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एम लैम्डा। एम लैम्डा। यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ अगर ये होगा डिस्टेंस एस, तो उस सूरत में क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और आपको जो है वो ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे, ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी स्क्रीन पे। ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप ये देखना चाहते हैं, अब इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आप जो है ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ, ये ये असल, ये ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, मैं इसको सीधा बना रहा हूँ, ये और ये डिस्टेंस है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है क्यू। यस। ठीक है। बी से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है, एस है। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, डी है, स्मॉल डी। ठीक है। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। ठीक हो गया, ये है। अच्छा। अब ये आप एस एस जो है आप देखना चाहते हैं, एस क्या है, एस। तो एस आप कैसे फाइंड करेंगे, एस कैसे आप फाइंड करेंगे। लेट से एस को अगर मैं डी के टर्म्स में लिखूं तो वो क्या होगा, क्या होना चाहिए वो। एस को अगर मैं डी के टर्म्स में लिखूं, यहाँ पे आप देखें कि लेट से अगर ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये लेट से ये थी। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या है, ये थीटा है। सो डी परपेंडिकुलर अपन है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंड हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एस। एस। और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, डी। डी। तो एस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। एस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। यहाँ डी डिवाइड साइन में थीटा। है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एस, एस क्या है, डी साइन थीटा। और एस ऊपर क्या है, एम लैम्डा। आपने वन और टू को अगर कंपेयर किया तो उससे क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है। तो ये एक आ गई, एक कंडीशन।
ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा, यानी कि जो पाथ डिफरेंस हो वो एम लेमडा हो। ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी वेवलेंथ हो। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? कि जब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? हाफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, हाफ ऑफ द हाफ ऑफ वेवलेंथ। द। तो आधी वेवलेंथ हो सकती है, डेढ़ वेवलेंथ हो सकती है, ढाई वेवलेंथ हो सकती है, साढ़े तीन वेवलेंथ, साढ़े चार, साढ़े पाँच, साढ़े छः, साढ़े सात। तो इतनी वेवलेंथ का अगर पाथ डिफरेंस हो तो फिर उस सूरत में क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि डी साइन थीटा क्या हो? लैम्डा अपॉन टू, थ्री लैम्डा अपॉन टू, फाइव लैम्डा अपॉन टू। और इसको आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं ये इस तरीके से, एम प्लस वन अपॉन टू लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आप देखना चाहते हैं पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, कि ये जो फ्रिंज है, ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं स्क्रीन पे, इनकी पोजीशन क्या है? ये हैं कहाँ पे? इनकी पोजीशन क्या है? तो लोकेट द पोजीशन ऑफ द mth ऑर्डर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, अगर आप देखना चाहते हैं। जैसे ये है ना, ये यहाँ से इधर से देखते हैं, यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा ना एक, ये बनेगा एक, एक डार्क ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट। ठीक है, तो ये ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये जो वाइट कलर है ये डार्क स्पॉट है, और ये जो रेड कलर है ये ब्राइट स्पॉट है। ठीक है, तो ये डार्क कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें इसकी पोजीशन क्या है, इस फ्रिंज की पोजीशन क्या है, इस फ्रिंज की पोजीशन क्या है, इस फ्रिंज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये चीज आप देखना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं ब्राइट या डार्क, इनकी पोजीशन क्या है, ये आप फाइंड करना चाहते हैं। तो ये अगर आप लोकेट करना चाहें, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द mth ऑर्डर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, अगर आप लोकेट करना चाहते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की फ्रिंज है, ब्राइट या डार्क फ्रिंज, mth ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, एट्थ ऑर्डर है, टेंथ ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है ब्राइट और डार्क फ्रिंज का, अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर इट्स वर्टिकल डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट O। आपको फिर क्या फाइंड करना होगा? आपको ये फाइंड करना होगा कि यहां से लेके यहाँ, ये वाला y का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। ये आपको पता, ये आप पता लगा देंगे तो फिर आप पोजीशन के बारे में बता सकते हैं कि पोजीशन क्या है। ठीक है, अब आप हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो देखें, अब दो ट्राइंगल हैं। अब दो ट्राइंगल्स कौन से दिए हैं? ये दो ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल ये है पी ई ओ, ये वाला, पी से ई से ओ, और ओ से पी, एक ट्राइंगल ये है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ये ए से क्यू, क्यू से बी, और बी से ए। ठीक है, एक ट्राइंगल ये। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सेम है। सेम का मतलब क्या है? आपको साइज में फर्क लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका रेशो निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस का, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का और इसका हाइपोटेन्यूस का, तो वो क्या होगा? वो सेम। तो अब इस ये दो ट्राइंगल्स अगर सेम है तो इन दो ट्राइंगल्स को जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक ये ट्राइंगल है और ये देखें पी ई ओ, और एक ट्राइंगल क्या था? ए बी क्यू। ठीक है, ये इसका थीटा जो एंगल बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, और इसका एंगल जो बन रहा है ये वाला, वो कहाँ बन रहा है? ये ई पे बन रहा है। एक एंगल ई पे बन रहा है और एक एंगल ए पे बन रहा है। तो हमने ये एंगल इसके रख लिए यहाँ, एक ई पे है एंगल और एक ए पे है एंगल। ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो जो रेशो होगा दोनों परपेंडिकुलर्स का, यानी कि ये परपेंडिकुलर एस और ये परपेंडिकुलर y, इन दोनों का रेशो s अपॉन वाई,
इज इक्वल टू, ये किसके रेशो के बराबर है? इन दोनों के हाइपोटेनियस के रेशो के बराबर। तो इसका हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। और इसका हाइपोटेनियस क्या है? पीई या ई पी। ठीक है, ये इसका हाइपोटेनियस है पीई। तो अब आप इससे देखेंगे कि ये जो है, ये वाला जो है, ये परपेंडिकुलर, ये तो एस है इस ट्राइंगल का, ए बी क्यू का। और इसका जो है वो, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? वाई। सो एस अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए बी। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या था? डी। तो हम ए बी को लिख सकते हैं बराबर है ये डी के। और ठीक है। ई और पी, या पी और ई, ये एज इट इज आ जाएगा, पी और ई। ठीक है, पी और ई ये एज इट इज आ गया, डी अपॉन पी ई ये एज इट इज आ गया। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में जो y है, यानी कि y का मतलब क्या है? कि y का मतलब है o से p तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये जो o से p तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये बहुत छोटा होता है किसकी निस्बत? ये वाली, इस डिस्टेंस e से q, e से o तक के डिस्टेंस में। ई से ओ तक का डिस्टेंस अगर एल है, और ओ से पी तक का डिस्टेंस अगर वाई है, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि वाई की वैल्यू बहुत छोटी होती है इस एल की वैल्यू से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा पी ई ओ, ये इस किस्म का ट्राइंगल होगा। ये पी से ओ तक का डिस्टेंस जो कि वाई है, वो बहुत छोटा है किसकी निस्बत? ई से ओ तक की डिस्टेंस, जो कि कौन सा डिस्टेंस है? एल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की निस्बत। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एल बहुत बड़ा है, और ये वाई जो है ये बहुत छोटा है। यानी कि ये क्या कंडीशन हो गई है कि वाई इज वेरी वेरी लेस देन, बहुत बहुत लेस देन है किससे? एल से। ठीक है, y इज वेरी वेरी लेस देन l। तो इस, अगर ये कंडीशन हो तो आप ये देखेंगे कि ये एंगल जो है ये बहुत ही छोटा एंगल बनेगा, बहुत स्मॉल एंगल। और अगर ये बहुत स्मॉल एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लेंथ है, ये लंबाई, तो ये लंबाई है e से p, और जो लंबाई e से o तक है, ये तो तकरीबन क्या है? सेम है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो कि y इज वेरी वेरी लेस देन l, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p से e तक का डिस्टेंस और e से o तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस, p से e तक का डिस्टेंस और e से o तक का डिस्टेंस, ये तकरीबन तकरीबन सेम होंगे, और वो किसके बराबर है? l के बराबर। तो ये अबव इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी? s अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन एल, क्योंकि पी ई किसके बराबर हो गया? एल के बराबर। तो पी ई की जगह क्या आ गया? एल आ गया। ठीक है, सो पी ई क्या आ गया? एल आ गया। अब आप यहां से आप y निकाल लेंगे, ये y आपने निकाल लिया, ये y यहाँ डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। l यहाँ डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, एस एल, और d यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो d जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये आपने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये y की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करेंगे? अब आप इस y की वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे किसमें? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में। ठीक है, फॉर एम्थ ब्राइट फ्रिंज या फॉर एम्थ डार्क फ्रिंज, जब आप उसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो फिर आपके पास जो है ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक ये रिजल्ट आ जाएगा और दूसरा ये रिजल्ट आ जाएगा। ये कैसे रिजल्ट आया है कि एस क्या है? एस क्या था? ब्राइट और पाथ ब्लू। डिफरेंस एम लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो एस हमने ऊपर क्या निकाला है? एस यहां से निकालेंगे। एस यहां से जब आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वाई डी अपॉन एल। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी वाई डी अपॉन एल एस की जगह। यहाँ से आपने जब वाई निकाला, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? एम लेमडा एल अपॉन डी। एम लेमडा एल अपॉन डी। ठीक है, इसी तरीके से डार्क फ्रिंजेस में क्या था? एस जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है? एम प्लस वन अपॉन टू लेमडा के। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करी डी वाई अपॉन एल, आप और फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो d और l इधर आप लेके गए, तो यहाँ इधर l मल्टीप्लाई हो गया और d डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से वाई एम डार्क आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा। और इसमें अगर कोई आपके सवाल हो, तो वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उसमें फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर क्लासेस कब ओपन होंगी? अब पता नहीं है कब होंगी, देखें अप्रैल में शायद हो जाए।
ठीक है।